स्क्रीन पर लाने की कोशिश करेंगे। चलिए सीधा शकील अख्तर जी, कैसे देखा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वार सीधे विपक्ष पर, और उसके साथ साथ 5 चुनावों का जो मैच था उसमें 3-1 और एक अलग से बाजी जो है, अलग अलग 3 मैच जीत चुकी है भाजपा। बहुत ज्यादा उत्साहित भाजपा है, होना भी चाहिए, बीजेपी को यहां उत्साहित होना चाहिए। लेकिन क्या यहां से भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए राहुल गांधी का जो खेल था, जो उनकी मेहनत थी, वो खत्म हो गई, या कुछ और है यहां से आगे की रणनीति? क्या कुछ कांग्रेस, विपक्षी दल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वार, सब कुछ? क्योंकि आज जो कुछ डेवलपमेंट है, जरा बताइए। देखिए राजीव जी, आज से संसद का जो है शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है और इसके बाद में केवल एक ही सत्र और होना बाकी है, और फिर जो 150 दिन की आप बात कर रहे थे वो वक्त आ जाएगा और लोकसभा चुनाव अनाउंस हो जाएंगे। तो ये 9.5 साल से ज़्यादा हो गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और वो हर बार जब भी नया सत्र शुरू होता है वहाँ पे एक तरफा संवाद करते हैं। इससे पहले परंपरा ये हुआ करती थी कि प्रधानमंत्री सत्र शुरू होने से पहले आते थे और वो खुद अपना सुमोटो थोड़ा सा पत्रकारों को देते थे और उसके बाद पत्रकार सवाल करते थे। और हर प्रधानमंत्री, चाहे वो मनमोहन सिंह हो, चाहे उनसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे उनसे पहले नरसिम्हा राव हो, गुजराल हो, देवगौड़ा हो, इंदिरा जी हो, कोई भी हो, वो सब पत्रकारों के सवालों के जवाब देते थे। लेकिन एक मोदी जी कभी कोई जवाब नहीं देते हैं, सवाल लेते ही नहीं है, जवाब देना तो बहुत दूरी बात है, सवाल लेते ही नहीं है वो। और दूसरा, वो हाउस में बैठते नहीं है। ये पहले प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो क्वेश्चन आवर जो 11 बजे शुरू होता है दोनों सदनों में, लोकसभा में और राज्यसभा में साइमल्टेनियसली एक साथ, तो प्रधानमंत्री अपने बारी के हिसाब से एक दिन लोकसभा में बैठते हैं, एक दिन राज्यसभा में बैठते हैं। तो क्वेश्चन आवर एक ऐसा टाइम होता है जिसमें हर प्रधानमंत्री जो है हाउस के अंदर बैठता है। उसके बाद 0 आवर में भी आता है। मतलब जब भी संसद का सत्र चलता है प्रधानमंत्री का अधिकांश वक्त जो है हाउस में बीतता है। लेकिन मोदी जी कभी भी हाउस के अंदर नहीं आते ही नहीं है, दिखते ही नहीं है। अब उनका ये आज का जो आप कहने की बात कर रहे हो, इसको तो आज सब लोग यही कह रहे थे वहां पे कि पर उपदेश बहुत कुछ तेरे। प्रधानमंत्री जी के उपदेश देने की जो कला है उस पर तो कोई सवाल उठा नहीं सकता है, वो किसी के लिए कुछ भी कह सकते हैं। वो नकारात्मक राजनीति की बात कर रहे हैं 9.5 साल की, और बीजेपी और वो खुद पिछले 70 साल की ही बातें अभी तक करते आ रहे हैं। नेहरू ने क्या किया और क्या नहीं किया, ये आज उनका सबसे बड़ा एजेंडा होता है। तो इन बातों को अब कोई गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन मोदी जी का अपना एक क्राउड है, एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, जिसको सुनाने के लिए, जिसको समझाने के लिए वो इस तरह की बातें करते हैं। तो मोदी जी का ये कहना कि विपक्ष को ये करना चाहिए, विपक्ष को ये नहीं करना चाहिए, इसके कोई बहुत ज़्यादा मायने ढूंढने की हमें लगता नहीं है। कि कोशिश करना चाहिए, क्योंकि ठीक 9.5 साल पहले ही 2004 में जब यूपी की सरकार चली थी, तो 2004 से 2014 तक बीजेपी ने संसद नहीं चलने दी थी, न लोकसभा न राज्यसभा। पूरे 10 साल तक उन्होंने विरोध किया था। और हाउस के अंदर सुषमा स्वराज ने, लोकसभा में और राज्यसभा में अरुण जेटली ने, दोनों अपने अपने सदनों के नेता थे, ये कहा था कि ये हमारा अधिकार है, हम संसद नहीं चलने देंगे। तो ये सब तो बहुत सारी बातें हैं, इसको कहने के लिए कोई ऐसी बात नहीं है कि जिस तरह का 70 साल में, और 70 साल का बड़ा हिस्सा हमने खुद संसद में देखा है, बीजेपी ने विरोध किया है। बीजेपी संसद में पेश आती है, कांग्रेस या दूसरे विपक्षी दल उसका 10वां हिस्सा भी नहीं करते। और ये खुद बीजेपी के नेताओं को मालूम है। शुरू में वो कहते थे कि कांग्रेस के लोगों को विरोध करने ही नहीं आता। तो इन सब बातों का कोई बहुत गहरा मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, दूसरी बात जो आपने कही इंडिया गठबंधन की, वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, इस हार से भी इंडिया गठबंधन को फायदा हो रहा है। कैसे? आज सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लोग आए हुए थे वहां पे, सब
इस हार से चिंतित थे। उन्हें पहली बार यह एहसास हो रहा था कि अरे लोकसभा के चुनाव तो सर पे आ गए, और अगर मोदी जी इसी तरह जीतते रहे तो फिर 2024 में हम लोग कहां होंगे। ये एक बहुत बड़ा सवाल हर पार्टी के मन में पैदा हो गया। बहुत सारे नेताओं से हमारी अलग अलग बात हुई, हर दल के नेता से अलग अलग बात हुई, और सारे पत्रकार लोग बात कर रहे थे, नेता लोग भी बात कर रहे थे। सबके मन में यही सवाल था कि अगर इसी तरह मोदी जी 2024 भी जीत लिए, इसी तरह से उनका क्या मतलब था। वो मध्य प्रदेश की विक्ट्री का जिक्र कर रहे थे इतने बड़े मार्जिन से। कहते इसका मतलब तो 400 पार है, और अगर वो 400 पार चले गए तो 100 सीटों में हम लोग कौन कितनी कितनी मिलेंगी हमको। और वो भी छोड़ दीजिए, उसके बाद जो राजनीति का स्वरूप होगा, जिस तरह से ईडी, सीबीआई और इनकी कार्रवाई होगी, और फिर तो पुलिस की और दूसरे किसी की भी कार्रवाई होने लगेगी, तो क्या हम राजनीतिक रूप से जिंदा भी रह पाएंगे? क्या हमारे दल भी बने रह पाएंगे? और इसी एक सवाल ने उनके अंदर ये बात पैदा कर दी है कि नहीं, अगर हम मिलके लड़ लिए एक सीट पर एक, ये कई नेताओं ने कहा अलग अलग दलों के, एक सीट पर एक, अगर एक सीट पर एक हम 350 तक भी समझौता कर लेंगे, 350 सीटें अगर हम ऐसी चयनित कर लेंगे तो हम मोदी जी को हरा सकते हैं। उनका एक ही बात कहना थी, और उन्होंने सारे लोगों के पास आंकड़े होते हैं, पॉलिटिशियन से ज्यादा इंटेलेक्ट तो कोई होता नहीं है। हालांकि ये अलग बात है कि वो अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग अपने निजी स्वार्थों में ही करते हैं, लेकिन उनके पास चीजें तो सब होती हैं। तो सब आंकड़े लेके आए थे, और उन्होंने बताया कि जिस राजस्थान का सबसे ज्यादा जिक्र हो रहा था, उस राजस्थान में फर्क कितना है, 2% का खाली। और वो 2% का फर्क कैसे आया? वो इसलिए आया कि वहां तीसरी पार्टी लड़ रही थी, वहां निर्दलीय लड़ रहे थे, 8 निर्दलीय वहां पे जीते हैं। तो अगर ये थर्ड फ्रंट या तीसरी पार्टी या तीसरे लोग वहां नहीं लड़ रहे होते तो वो वोट कांग्रेस को मिलता, और कांग्रेस अपनी इतनी गुटबाजी के बावजूद भी वहां पे सरकार बना लेती। बहुत अच्छा तर्क था उन लोगों का। इसी तरह उन्होंने छत्तीसगढ़ का दिया, वहां शायद 3% बता रहे थे वो, कि 3% का ही फर्क था वहां पे, तो खाली छत्तीसगढ़ में, या 3% का फर्क नहीं होता तो वहां भी। तो कह रहे थे कि 3%, 4%, 5% का जो फर्क आ रहा है वो इसलिए आ रहा है कि हम लोग अलग अलग लड़ रहे हैं, और अब हम कोशिश करेंगे कि हम लोग सब साथ मिलकर लड़ें, एक सीट पर एक। हम इसको 350, 400 तक भी ले जा सकते हैं, और अगर हम इतना ले गए तो फिर मोदी जी के लिए हम बहुत बड़ी मुश्किल पैदा कर देंगे। जी राजीव जी। जी बिल्कुल, बहुत सारी बातें यहाँ ज़रूरी है करना, और कुछ हमारे साथी ये भी कह रहे हैं कि आप लोग बहुत ज़्यादा उम्मीदें, आप लोग ज़्यादा होप पैदा कर